हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। अब तक हमने अपनी पहली यूनिट कंप्लीट की और इस पहली यूनिट में हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट कैसे होती है। मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट चाहिए और किस फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होती है, ये हमने सीखा। हमने ये भी देखा कि जब भी मेजरमेंट की जाती है तो उसमें एरर भी आता है और कितने टाइप के एरर हैं, उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, हाउ टू मिनिमाइज दीज एरर्स, इस पर भी हमने थोड़ी चर्चा की। और आज जो हम अपनी 10+1 की दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और इस यूनिट से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म हैं, उन टर्म को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो अब तक हमने पढ़ा, हमने देखा कि कैसे हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको नापते कैसे हैं, और उनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले जब हमने देखे थे तो उनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी के नाम आए थे: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब इस चैप्टर में हम इन चीज़ों से, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिटेल में हमने इनसे रूबरू होना है या इनको डिटेल में डिस्कस करना है। और इस यूनिट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ते जाना है। और वैसे देखा जाए तो 10th रिजल्ट के बाद ही हमारी आपसे रिजल्ट के बाद पहला लेक्चर है, तो सभी बच्चों का मुझे पता है भी अच्छा रिजल्ट रहा है और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्हें उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स थोड़े से उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी से कम रहे हैं। तो दोनों ही मैसेजेज में एक डिफरेंस मुझे मिला कि जिस बच्चे के मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ही एक्साइटेड है, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है। और सिमिलरली जो जिसके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम मार्क्स हैं वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, वो डिसअपॉइंट की एक स्थिति में है। तो मेरा आप सभी से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ मैं कि 10th क्लास में जितने आपके मार्क्स हैं वो सिर्फ आपकी ये एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई के प्रति कितने निष्ठावान रहे हो। इनका अब जो हमारी स्टडी चल रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंसी प्रूव होती है मार्क्स से एक हद तक, पर इंटेलिजेंसी के विषय में एक बात ये भी क्लियर है कि इंटेलिजेंसी मनुष्य के साथ तब तक रहती है जब तक वो मेहनत करता है। जिस दिन भी उसने मेहनत छोड़ दी, इंटेलिजेंसी अपने आप साफ हो जाती है। तो जो बच्चे अपने मार्क्स की वजह से ज़्यादा एक्साइटेड हैं उन्हें इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सफ़र बाकी है। ये आपका पहला ही एक एग्ज़ाम था, क्योंकि इससे पहले बोर्ड एग्ज़ाम आपने फेस भी नहीं किया है, और अभी तो हमने बहुत दूर जाना है। अभी जो टेस्ट हम लेते हैं, जो टेस्ट मैंने फर्स्ट यूनिट में लिए, अब तक 2 टेस्ट लिए हैं, और जो 2 टेस्ट मुझे और लेने हैं उन दोनों में ही आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा लेवल में। अब तक की स्टडी आपकी एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रही है, और अब जो स्टडी रहेगी वो लर्निंग ओरिएंटेड रहेगी। अब आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो सभी बच्चे पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान दें। और रही बात मेरी या मेरी टीम की, तो मेरी और मेरी टीम, जितनी भी हमारा साइंस ब्लॉक का जितना स्टाफ है वो हमेशा आपके साथ है। तो चलो शुरू करते हैं आज हम अपना दूसरा चैप्टर। और दूसरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। हमारी पहली टर्म है मैकेनिक्स। ये हमारा एक टर्म है। आज हम अपनी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन और उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करती है।
स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेक्चर फर्स्ट है हमारा ये। मोशन, स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस मोशन, अब मोशन से अभिप्राय हमारा ये है कि जब ये मोशन स्टार्ट हुआ उसकी डिस्टेंस कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ये सारे चीज़ें आपने नाम तो सुने हैं। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, या फिर उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं, वो बैलेंस्ड फोर्सेज हैं या अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं। ये सारी स्टडी हमारी फिजिक्स की इस ब्रांच में करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which study the motion of the object is called mechanics. The branch of physics which study द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन क्या होता है, 9th में पढ़ा है हिंदी में हमने, गति। यदि ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उससे जितने उसके डायमेंशंस हैं, जितने उसके साथ वेरिएबल अटैच हैं, उन सब की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विच स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के पार्ट्स हैं हमारे पास। मैकेनिक्स, we can divided mechanics into 3 parts. The first one, statics. The second one, kinematics. And the third one, dynamics. मैकेनिक्स के 3 पार्ट हमारे पास हैं, 3 ब्रांचेज बोल सकते हैं हम। पहला है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स, अभी देखिए, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना वो हमारा कहलाता है मैकेनिक्स। ये ब्रांच हमारी मैकेनिक्स कहलाती है। और मैकेनिक्स में आगे 3 ब्रांचेज हैं हमारे पास, एक स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब स्टैटिक की बात करते हैं पहले। स्टैटिक्स, it is the branch of mechanics which deals the study of the object at rest। यदि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट 9th क्लास में पढ़ा हमने रेस्ट की पोजीशन, अब भी पढ़ेंगे विराम अवस्था में। विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन होती है विराम अवस्था। यदि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी जो स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है, स्टडी। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which study the objects at rest। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होता है तो उस समय उसकी वेरिएबल कितने हैं। अब ये देखिए, उस समय उसकी स्पीड और वेलोसिटी तो नहीं निकाली जा सकती, पर उसका एक पॉइंट से जहां ऑब्जर्वर बैठा है वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी दूर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है वहां से, वो सारे जितने वेरिएबल्स हैं वो सब हम किस में निकालते हैं, स्टैटिक्स में निकालते हैं। दूसरा है हमारा काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यस, मैकेनिक्स की ये दूसरी ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जो
ऑब्जेक्ट की स्टडी करती है जब वो मोशन में होते हैं। वी स्टडी द ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होते हैं, पर इसने वह किसी ऐसे फैक्टर को उसमें इंक्लूड नहीं करती जिससे वह मोशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, तो इसके जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे दो काइनेमेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं, पर यह मोशन क्यों है, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस मोशन, वो काइनेमेटिक्स में छोड़ दिए जाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हुई, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन with causes of the motion, with causes of the motion। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं, by taking account into the causes of the motion। Write down, it is a branch of science, it is a branch of mechanics which deals with the study of objects in motion without taking into consideration its causes। यह मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडर नहीं किया है इट्स कॉजेज, उस मोशन के कारणों को, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इट्स कॉजेज। बताइए, पता चला हमारे पास ये हमारी दूसरी ब्रांच हुई। और तीसरी ब्रांच हमारे पास है डायनामिक्स। तीसरी ब्रांच हमारे पास है डायनामिक्स। अब इस ब्रांच में ये भी हमारी मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कंसीडर करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस अब की बार इस ब्रांच में मोशन के रीजन क्या रहे हैं वो भी अंडर कंसीडरेशन रहते हैं, डायनामिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of objects in motion with causes of motion। इसमें मोशन के जो काजेज हैं कि मोशन हुआ कैसे है, उस पर कौन सा फोर्स लगा होगा। मोशन से ही, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो फोर्स ही है ना, कि वो कांस्टेंट फोर्स था, वेरिएबल फोर्स था, कैसा रहा होगा। तो ये सारे जितने काजेज हैं हमारे मोशन के, वो सारे इस ब्रांच में कंसीडर किए जाते हैं। देखिए, अब दोबारा देखते हैं। मैकेनिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करती है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो ब्रांच हुई स्टैटिक। यदि वो मोशन में है लेकिन उसके व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दी मोशन वो हमने छोड़ देने हैं, तब हमारे पास जो ब्रांच हो रही वो काइनेमेटिक्स हो रही। और यदि हमारा
जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में भी है और उसके हमने जो जो टॉजिज मोशन के रहे हैं वो भी अंडर कंसिडरेशन लेने हैं, तब हमारी ब्रांच रहेगी डायनामिक्स। तो इस टर्म के बाद हमारे पास टर्म आती है, 9th में भी अच्छे से पढ़ाई थी हमने ये टर्म। इस टर्म का नाम है हमारी रेस्ट। अब ये दोनों ही टर्म हमने 9th में बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ी थी। रेस्ट, बताइए क्या होता है रेस्ट? रेस्ट विराम अवस्था, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है। An object does not change its position with time. An object does not change its position with time. An object does not change its position with time. The object is said to be at rest. The object is said to be at rest. यदि ऑब्जेक्ट हमारा अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, तब वो बोला जाता है ही इज़ एट रेस्ट, इट इज़ एट रेस्ट। ये लो, ये डस्टर है हमारे पास और इसको मैंने यहाँ रख दिया है। इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये भी ज़रूरी है कि एक ऑब्जर्वर हो जो ये देख रहा हो कि भाई ये रेस्ट पे है या नहीं है। दूसरा हमारे पास एक टर्म आती है मोशन। An object changes its position with time. An object changes its position with time, then the object is in the state of motion. In the state क्या होता है? अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था में हो रहा, इन द स्टेट ऑफ मोशन में हो रहा ऑब्जेक्ट है। यदि वो टाइम के साथ, यस लाइक मी, इफ टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तब हम ये बोल देंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं वो मोशन में है। और यदि जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब पोजीशन चेंज होने से अभिप्राय ये है, अभी देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने यहाँ से डस्टर को देखा और डस्टर मेरे से 2 फीट की दूरी पे है, 2 फीट दूर है, और ये अब भी 2 फीट दूर है, 10 मिनट बाद भी 2 फीट दूर है, फिर 2 फीट दूर है। तो अब ये कैसा नज़र आएगा मुझे? अब मैं बोलूँगा कि ये रेस्ट पे है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। और इसकी पोजीशन को मैंने मेजरमेंट कैसे किया? मैंने इसको अपने हिसाब से मेजरमेंट किया। यदि मैं यहाँ हूँ और मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, अब इसी यहाँ से सपोज करो कि यहाँ से एक बस जा रही है और उस बस में बैठा हुआ एक आदमी इस डस्टर को ऑब्जर्व करता है। यदि बस इधर जा रही है तो उसे ऐसा लगता है कि ये डस्टर पीछे जा रहा है, उसे ऐसा लगता है, वो ऐसे जा रहा है ना, बस में बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ है, उसे ऐसा लगता है कि मैं आराम से बैठा हूं और ये डस्टर पीछे जा रहा है। तो अब हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हुए हैं, एक तो मैं और दूसरा जो बस में बैठा है। अब जो बस में बैठा है वो ऑब्जर्वर, उसको ऐसा नजर आ रहा है कि डस्टर जो है हमारा
वो मोशन में है और मुझे अब ये नज़र आ रहा है ये रेस्ट पे है। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्वर पर या ऑब्जर्वर की पोजीशन पर निर्भर करती हैं कि ऑब्जर्वर चीज़ों को कहाँ से देखता है, कि ऑब्जर्वर चीज़ों को कहाँ से देखता है। तो अब मैं इसके बारे में एक लाइन लिखता हूँ कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट आर मोशन। ध्यान से देखना, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट एन ऑब्जर्वर। यस, कि बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट की पोजीशन हो या मोशन की पोजीशन हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना हो, उसी स्टेट को हमें बताना हो कि इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, तो ये जो टर्म है ये तो ऑब्जर्वर ही बता सकता है। अब हमारा कहने का जो भाव है वो ये है कि किसी भी यदि कहीं कोई हैपनिंग हो रही है तो वो ऑब्जर्वर बताएगा कि चीज़ें जो हैं वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। और यदि ऑब्जर्वर नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि कोई चीज़ एग्जैक्टली मोशन में है या एग्जैक्टली वो रेस्ट पर है। जैसे अब ये देखिए, यदि आप सब और मैं, हम सभी को ये डस्टर नजर आ रहा है एंड इट इज एट रेस्ट। देखिए, यस इट इज एट रेस्ट। सब श्योर हैं कि डस्टर जो है वो रेस्ट पर है। यस, सब श्योर हैं। एवरीवन हु सी दिस वीडियो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हर आदमी श्योर है कि यह डस्टर जो है ना वो रेस्ट पे बैठा है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। चलिए, एक ऑब्जर्वर को आप चांद पर बिठा दीजिए, वह चांद पर जैसे ही वो चांद पर बैठता है उसको सारी जितनी भी अर्थ है, अर्थ इज मूविंग। जब पूरी अर्थ मूव कर रही है तो ये डस्टर भी मूव कर रहा है। अब उससे पूछते हैं हम, जो ऑब्जर्वर चांद पर बैठा है, उसे पूछते हैं अभी डिफाइन द स्टेट ऑफ दिस डस्टर। इस डस्टर की स्टेट बताइए, इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन। तो वो बोलेगा इट इज इन मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज रेस्ट पर है या मोशन पर है, ये बताने के लिए हमारे पास एक ऑब्जर्वर होना चाहिए और ऑब्जर्वर की पोजीशन ही ये बताती है। ऑब्जर्वर, विदाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर वी कैन नॉट explain, we cannot describe the state of the object। दूसरा, मैं एक लाइन और लिखता हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। आर रिलेटिव। दो बातें मैंने लिखी हैं कि चाहे रेस्ट है चाहे मोशन है, इन चीज़ों का बिना ऑब्जर्वर के कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरी बात मैंने लिखी है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहां एक वर्ड यूज किया मैंने, रिलेटिव। ऐसा ही एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्लियरली कोई चीज हो जाना, भाई ये रेस्ट पे है। लेकिन अब एक रिलेटिव वर्ड यूज आया है हमारा। इस रिलेटिव का मतलब है कि यह, यदि मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मेरे लिए तो रेस्ट पे है, हो सकता है यह किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट पे ना हो। तो जो चीजें हमें रेस्ट पे नजर आ रही हैं हो सकती हैं किसी और ऑब्जर्वर को वो मोशन में नजर आ रही हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक बस है, ये देखिए, ये मैंने एक बस बनाई है। ये बस में
कितने होते हैं टायर, चलो जितने भी होते हैं परली तरफ है। चलो यहां 2 आदमी बैठे हैं। अब इसको, ये पहले वाले को यदि मैं ऑब्जर्वर मान लूं, इसको ये जो यहां वाला जो आदमी बैठा है, जो ऑब्जेक्ट उसको नजर आ रहा है, ये रेस्ट पे है। अब एक आदमी बाहर यहां रोड के ऊपर है, उसके लिए ये आदमी, क्योंकि बस इधर जा रही है, मोशन में है। अब ये देखिए, एक ही चीज एक आदमी के लिए रेस्ट में है और दूसरे आदमी के लिए वो मोशन में है। इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिफाइन, वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें सिचुएशन क्लियर नहीं बता सकते, दे आर रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि यह ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिफरेंट, ये डिफर करती रहेगी। और जिस पोजीशन पर अगला जो, अब आज हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और अगला जो हमारा कुछ टर्म हमारे पास बची हैं, उनमें एक टर्म है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नई टर्म है सभी के लिए, बहुत बिल्कुल नई टर्म है, ध्यान देना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इतना हमें सभी को पता है कि ऑब्जर्वेशन जितनी भी होनी है वो ऑब्जर्वर ने करनी है, वो ऑब्जर्वर ने करनी है। अब ऑब्जर्वर का एक अहम रोल है रेस्ट एंड मोशन में। विदाउट ऑब्जर्वर हम यह एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि किस ऑब्जर्वर के लिए हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है या मोशन पर है। अब ऑब्जर्वर कहां मिलेगा हमें? अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वर्ड आया है वह ऑब्जर्वर की पोजीशन है, वह ऑब्जर्वर की पोजीशन है। द प्लेस फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह हुआ कि ये जो ऐसा स्थान जहां पर ऑब्जर्वर बैठता है और चीजों को ऑब्जर्व करता है और वहीं से वो मेजरमेंट करता है। द प्लेस फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, द प्लेस from which motion is observed and measured. The place from which motion is observed and measured is called फ्रेम ऑफ रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। ओह, डस्टर मोशन में आ रहा। यस, द फोर्स, इट मीन्स फोर्स इज देयर। यदि पहले रेस्ट में पोजीशन रखी थी, रेस्ट पोजीशन पे कोई बॉडी थी, ये डस्टर रेस्ट पे था ना, जैसे यहाँ एक फोर्स अप्लाई हुआ जिससे हमारी बॉडी इसमें आ रही, मोशन में आ रही। इट मीन्स फोर्स इज एवरीवेयर। यस, फिजिक्स इज एवरीवेयर। वह स्थान जहां से मोशन ऑब्जर्व किया जाता है और मेजर किया जाता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इट मीन्स मान लो हमारे पास यहाँ एक बॉडी रखी है और ये रेस्ट पे है, ये मान लेते हैं हम ये रेस्ट पे। किसको पता लगा, कैसे पता चला ये रेस्ट पे है? इसका मतलब किसी ने इसको ऑब्जर्व किया है। यस, एक आदमी ने ऑब्जर्व किया है, वो यहां बैठा है, मैंने उसको ऐसे लाइन मिला दी, वो आदमी यहाँ बैठा है। यस, यदि वो आदमी यहाँ बैठा है, यहाँ से उसने देखा, यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस माप ली और ये डिस्टेंस मान लो आई 10 मीटर, तो उसने इस पॉइंट पर बैठ गई, इट्स पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ,
ये ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ, और इस पॉइंट ओ पर उसने देखा कि जब शुरुआत में उसने इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो 10 मीटर दूर था उससे, और फिर बाद में नजर आया उसको कि वो अब भी 10 मीटर दूर है। तो उसको यह अंदाजा हो गया कि जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन है, जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वह रेस्ट पर है। यदि ये यहां ना होता, मान लो ये ऑब्जर्वर यहां ना होता, तो इसको कैसे पता चलता? ये ऑब्जर्वर अपने आप एक बार यहां जाता है, 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 तो इसको पता ही नहीं चलेगा। यदि ये ऑब्जर्वर अपने आप ही घूमता फिरता रहे, इसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोशन और रेस्ट दोनों ही तो रिलेटिव कंसेप्ट हैं। तो यहां एक पोजीशन फिक्स कर ली ऑब्जर्वर ने, उस पोजीशन उसने पहले ही सोच लिया, और यहां इसके पास जो ऑब्जर्वर बैठा है, इसके पास एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि जिससे यह उसकी पोजीशन बता सकता है। जैसे मैंने यहां कर दिया कि यह ऐसे बैठा है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? याद कीजिए, ग्राफ में बनाते हैं हम वाई एक्सिस। ऐसे ही अब हमारे पास ये तीसरी एक्सिस भी आ जाती है, ऐसे जेड एक्सिस। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि ये कोई हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है, ये मुझे ये डस्टर ना ऐसे चिपटाना पड़ेगा। यस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी जेड एक्सिस है। वैसे जेड एक्सिस का मतलब ये है कि ये एक्स, ये वाई और ये तीसरा, ये तीनों ही परपेंडिकुलर है, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, लाइक दिस, ऐसे। इट इज एक्स, इट इज वाई, इट इज जेड, इट इज यस। तो हमारे पास यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है इस पॉइंट पर, इसने इस पोजीशन को फिक्स कर लिया है। तो जितने भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जिसमें जो ऑब्जर्वर के पास एक वॉच भी है, यदि उसको किसी टाइम की मेजरमेंट करनी पड़ जाए तो वो टाइम की मेजरमेंट करेगा। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि उसने चीज़ों को नापने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, और वो चाहे तो पोजीशन हमारी कोई भी वेरिएबल जो उससे जुड़ा हुआ है मोशन से, वो उसको नाप सकता है। The place from which the motion is observed and measured is called frame of reference। पोजीशन देखनी है, टाइम देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, वो सारी चीज। ये तो हमारा रेस्ट पे पोजीशन पे है। यदि यह मोशन में होता, यस यस, ऑब्जर्वर के पास वॉच भी है, वो जब चाहे, उसको पता है कि जब उसने ऑब्जर्व किया तब टाइम था 0, और जब थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेगा वो t = 2 सेकंड पर हमारी यहां पहुंच रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, पहले था यहां, अब पहुंचा यहां, टाइम उसने नोट किया है, ये डिस्टेंस भी नोट हो रही है क्योंकि एक्स एक्सिस पे बैठा है। अब जो चाहे पूछ लो उससे पूछो इतने टाइम में कितना चेंज हुआ है पोजीशन, वो भी बताएगा। डिस्टेंस कितनी कवर की है, वो भी बताएगा। उस स्पीड पूछेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड भी बताएगा ऑब्जर्वर। तो ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर की वो पोजीशन है जिस पर बैठकर वह हमारे ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन पे है, उसकी पोजीशन भी बताएगा और टाइम कोऑर्डिनेट भी बताएगा। एन ऑब्जर्वर विद वॉच, जिस स्थान पर बैठा है वह हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वैसे हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा ये, कि यदि ऑब्जेक्ट आपका, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने स्पेसिफाई करनी है, तो इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, ऐसे डालते हैं हम, परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने लिया हुआ है, और ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब मन में फिर नया कंसेप्ट है, मन में बात आ रही होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर का वो स्थान है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है और जहां से सारी ऑब्जर्वेशन उसने लेनी है। यदि उसको लंबाई मापनी है किसी की, तो वो अपने पॉइंट से ही मापेगा। किसी की स्पीड मापनी है तो वहीं बैठे बैठे मापेगा, उसी ने वहीं से ही सारी मेजरमेंट करनी है।
द प्लेस फ्रॉम विच द ऑब्जर्वेशन इज टेकिंग अकाउंट। ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना है, नोट करना है, और जितनी मेजरमेंट करनी है वो सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करनी है। तो हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं भी हो सकता है। देखिए, यदि यहाँ एक डस्टर रखा था और मैं यहाँ बैठा था तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। यदि उसी डस्टर को, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, मैं यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा था। अब यही आदमी जो बस में जा रहा था, उसको ये डस्टर नज़र आ रहा था मोशन में, बैकवर्ड, उसे यह डस्टर बैकवर्ड नज़र आ रहा था। देखिए, एक आदमी यहाँ से बस में जा रहा था ऐसे, और उसको यह डस्टर पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा था ना, अभी बोला था हमने, ऐसे जा रहा था। अब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? विद इन द बस, बस के अंदर का फ्रेम ऑफ, जो बस के अंदर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो उसने अपना क्या बनाया हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया हुआ। यही डस्टर यदि मून पे बैठा हुआ आदमी देखता है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर बैठा कहाँ है, वो किस स्थिति में है, कैसे वो जो हमारी हैपनिंग होनी है, कैसे मोशन होना है, कैसे रेस्ट है, वो कैसे नापेगा। ये सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आता है। और वैसे हम ऐसे बोल देते हैं कि वह जगह, वह स्थान, वह प्लेस जहाँ से मोशन की ऑब्जर्वेशन भी होती है और वहीं से उसकी मेजरमेंट होती है, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, द होल्ड्स गुड। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law holds good, जिसमें न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो होल्ड होता है, गुड होल्ड, होल्ड्स गुड। होल्ड्स गुड का मतलब ये हो रहा है कि वैलिड है, इज वैलिड। अब याद कीजिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहली 9th में हमने पढ़ाया था आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या बताया था उसने? वो ये बताता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, तो वह उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में रहना चाहता है, चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है। जिस भी स्टेट में वो है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, वो उसी में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रेफरेंस, और ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये कब पॉसिबल है? जब आपका या तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर हो या फिर उस पर जो फोर्स है हो वो जीरो हो। फोर्स क्या हो? जीरो। और फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब या तो वेलोसिटी जीरो हो या फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। याद कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना, तो स्टेट ऑफ रेस्ट तो वेलोसिटी जीरो हो रही, और मोशन भी चाहिए उसका तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट पे हो या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, तो उस समय जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा वो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा वो हो रहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फॉर एग्जांपल, an object, a man sitting in a bus at rest,
या तो बस जो है वो रेस्ट पर है और उसमें एक आदमी बैठा है, ये ऑब्जर्वर हो रहा, और हमारा जो बस है वो क्या हो रही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रही। या फिर और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब ये चीज़ें यूनिफॉर्म स्पीड या मोशंस, न्यूटन्स के लॉ हम अच्छी तरह से अगले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे यूनिट्स में, तब ये ज़्यादा क्लियर होंगी आपके। अब ये तो ओवरव्यू है। ए मैन सिटिंग इन ए बस एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इस स्थिति में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे आदमी से जुड़ा है, अटैच्ड टू ए पर्सन, और जो बस में बैठा है, और जो बस है या तो वो रेस्ट पे है या फिर हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए मैन। ओके, आगे है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference, a frame of reference, a frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ ऑब्जर्वर बैठता है वो जहाँ से वो सारी, जहाँ बैठेगा और जहाँ से सारी मेजरमेंट करेगा, जहाँ से सारी ऑब्जर्वेशन ले रहा, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच Newton's first law does not hold good, does not hold good, not valid। तो कौन सा बनेगा, ए पर्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन सिटिंग इन ए बस हैविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि हमारा ऑब्जर्व जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, और उसके साथ जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हमारे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल हुआ हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन, frame of reference attached to a person sitting in a bus moving with variable स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने देखा कि हमारे पास जो इनर्स जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस देने में कैपेबल है। भाई वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, और हर वक्त एड्रेस ऐसा नहीं है कि वो इनिशियल पॉइंट पे ही दे रहा, किसी टाइम भी उसके पास हर चीज़ है, उसके पास वॉच भी है, भाई इस टाइम पे उसका एड्रेस बताइए, तो वो एकदम पोजीशन बताएगा कि कैलकुलेशन कर सकता है, वहीं से सारी मेजरमेंट होंगी। आपका ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर चला गया वो सब हमारा यही बताएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा ऑब्जर्वर उसी पॉइंट से जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, आपका कहीं से भी स्टार्ट हुआ है मेजरमेंट, जो आइस का मोशन कहीं से भी स्टार्ट हुआ है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर को उससे कोई मतलब नहीं है, वह सारी की सारी कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करेगा। यदि यहाँ कोई बैठा है, अब इसको तो 10 मीटर दूर नजर आया था, अभी देखियो इसको दूर कहीं और नजर आएगा, मान लो ये इस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया, तो और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे देखिए आप, ऐसे यहाँ एक्स और वाई दो वैल्यू चाहिए ग्राफ के लिए, इसी पोजीशन पता लगाने के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है। और यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ऑब्जेक्ट से जुड़ा है जिस या तो वो रेस्ट पे हो
या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो तो उसमें न्यूटन का पहला नियम वैलिड होता है और इस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यदि इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसी पर्सन से अटैच है, ऐसे ऑब्जेक्ट से अटैच है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, इस प्रकार के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म थी हमारी आज के लेक्चर में। इन टर्म्स को हमने पढ़ा है, इन टर्म्स को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। ओके।